Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Election Act 2017 and in today's video we are going to start its chapter 8. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 7 को कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 को। चैप्टर 8 बात करता है इलेक्शन एक्सपेंसेस एंड स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अब इस सेक्शन के अंदर कैंडिडेट के जितने भी इलेक्शन एक्सपेंसेस हैं और उसके जो असासाजात और वाजिबात हैं उसके गोशवारे के मुतालिक बताया गया है। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 132 से। सेक्शन 132 बात करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन इलेक्शन एक्सपेंसेस कि जो अखराजात इस पूरे इलेक्शंस पर आने हैं उन पर क्या पाबंदी आयद की गई है। सो सब सेक्शन 1 द इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ अ कैंडिडेट शैल इंक्लूड द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एनी पर्सन और अ पॉलिटिकल पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट और इनकर्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी स्पेसिफिकली फॉर द कैंडिडेट। इसमें कहा है कि जब भी कोई कैंडिडेट अपने कागजात नामजदगी जमा करवाता है और जब तक इलेक्शन का फाइनल रिजल्ट पब्लिश नहीं होता, इस दौरान जितने भी अखराजात आते हैं वो इसके इलेक्शन एक्सपेंसेस कहलाएंगे। और ये जो अखराजात हैं ये कैंडिडेट खुद करेगा या इसके लिए कोई भी बंदा या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो भी अखराजात करेगी वो तमाम इलेक्शन एक्सपेंसेस कंसिडर होंगे। सब सेक्शन 2 वेयर एनी पर्सन इनकर्स एनी इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट वेदर फॉर स्टेशनरी पोस्टेज advertisement, transport or for any item, such expenses shall be deemed to be election expenses incurred by the candidate himself. अगर कोई और शख्स मसलन के इस कैंडिडेट का दोस्त, सपोर्टर या कोई भी पार्टी इस कैंडिडेट की तरफ से कोई भी खर्च करे, जैसा कि इश्तिहारात पर या ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा है या डाक का ख़र्चा है या स्टेशनरी वगैरह है, तो वो भी इस कैंडिडेट के एक्सपेंसेस में कंसिडर किया जाएगा। सब सेक्शन 3 द इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ द कैंडिडेट शैल नॉट एक्सीड। अब हर असम्बली के लिए इस इलेक्शन एक्सपेंसेस की एक लिमिट बता दी गई है कि कितना कितना खर्चा होना चाहिए। सो नंबर 1,500,000 रुपीज़ फॉर इलेक्शन टू द सीट इन सेनेट। सेनेट के लिए लिमिट है 15 लाख रुपए की। 10 मिलियन रुपीज़ फॉर इलेक्शन टू अ सीट इन नेशनल असम्बली। कौमी असम्बली के लिए अखराजात की हद मुकर्रर की गई है 1 करोड़ रुपए तक। थर्ड इज़ 4 मिलियन रुपीज़ फॉर इलेक्शन टू द सीट इन प्रोविंशियल असम्बली। इसी तरह सूबाई असम्बली के इलेक्शन के लिए जो एक्सपेंसेस हैं उसकी हद 40 लाख रुपए है। Subsection 4 a candidate shall through bills receipt and other documents vouch for every payment in respect of election expenses except where the amount is less than 1,000 rupees। अब इस कैंडिडेट को जो भी ये खर्चा करेगा उसका प्रूफ थ्रू बिल, रसीदें या जो भी दस्तावेज़ात हैं इनके थ्रू उसने रखना होगा, सिवाय उन अखराजात के जो के 1,000 रुपये से कम है उनकी बिल या रसीद रखने की ज़रूरत नहीं है। सब सेक्शन 5 इफ़ द इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ द कैंडिडेट आर डिस्प्यूटेड द कमीशन में कंडक्ट एन इंक्वायरी टू असर्टेन वेदर द इलेक्शन एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एनी पर्सन अदर देन द कैंडिडेट वर इनकर्ड विद द परमिशन एंड इफ द एक्सपेंसेस वर इनकर्ड विदाउट हिज परमिशन इट वुड नॉट बी डीम्ड टू इलेक्शन एक्सपेंसेस। अगर किसी को डाउट हो कि कैंडिडेट ने इस लिमिट से ज़्यादा खर्च किए हैं तो इलेक्शन कमीशन इसके खिलाफ इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने इस कैंडिडेट की इजाज़त के बगैर कोई खर्च किया है तो वो कैंडिडेट के खर्चे में शामिल नहीं होगा। लेकिन अगर कैंडिडेट की इजाज़त से कोई खर्चा किया है तो वो अखराजात इस कैंडिडेट के इलेक्शन एक्सपेंसेस में शामिल होंगे। सो सिंपली सेक्शन 132 ने क्या कहा, उम्मीदवार के इलेक्शन अखराजात में वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जो इस
इसने या इसकी इजाज़त से किसी ने इसके ऊपर किए हैं। हर असम्बली के लिए अखराजात की एक हद मुकर्रर कर दी गई है। इस खर्च का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। 1000 रुपये से कम जो भी खर्चा है उसके लिए रसीद रखना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन 133। सेक्शन 133 बात करता है बैंक अकाउंट फॉर इलेक्शन एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर कैंडिडेट के बैंक अकाउंट की बात की गई है जिसे वो अपने इन इलेक्शन एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करेगा। सो सब सेक्शन 1, फॉर द पर्पज ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस अ कैंडिडेट शैल ओपन एन एक्सक्लूसिव अकाउंट और डेडिकेट हिज एग्जिस्टिंग अकाउंट विद एनी ब्रांच ऑफ द स्केड्यूल बैंक बिफोर द डेट फिक्स्ड फॉर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स एंड मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर्स। अब यहाँ पर कहा गया है कि हर कैंडिडेट को अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस के लिए एक अलग बैंक अकाउंट खुलवाना होगा, या अगर ऑलरेडी उसका बैंक अकाउंट मौजूद है तो उसको इस इलेक्शन एक्सपेंसेस के लिए स्पेसिफाई करना होगा। अब ये काम वो कब करेगा? जिस दिन उसके नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी की डेट होगी उस डेट से पहले पहले इसने अपना अकाउंट खुलवा देना है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट को स्पेसिफाई कर देना है। इसी के साथ इस कैंडिडेट ने एक रजिस्टर भी मेंटेन करना है जिस रजिस्टर के अंदर ये अपनी जितनी भी इसकी सैलरी है, जितनी भी इसकी आमदनी है और जितना भी इसने खर्चा किया है उसकी तमाम डिटेल्स लिखनी है इस रजिस्टर के अंदर। सब सेक्शन 2, अ कैंडिडेट शैल नॉट मेक एनी ट्रांजैक्शन टुवर्ड द इलेक्शन एक्सपेंसेस थ्रू एन अकाउंट अदर देन द अकाउंट ओपन्ड फॉर दिस पर्पस। अब कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ इसी मखसूस अकाउंट के ज़रिए इलेक्शन से मुतालिक लेन देन कर सकता है। इसके अलावा अपने किसी और बैंक अकाउंट से वो इलेक्शन एक्सपेंसेस को नहीं जो है वो खर्च कर सकता, वो कानूनी तौर पर अलाउड नहीं है। सब सेक्शन 3, अ कैंडिडेट में ओपन द बैंक अकाउंट फॉर इलेक्शन एक्सपेंसेस विद एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 132। अब ये जो अकाउंट इसने स्पेसिफाई किया है, इस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ वही रकम रखी जा सकती है जो सेक्शन 132 में अखराजात की एक हद मुकर्रर की गई है। यानी कि सेनेट के लिए 15 लाख, कौमी असम्बली के लिए 1 करोड़ और सूबाई असम्बली के लिए 40 लाख। सब सेक्शन 4, इसके साथ एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट इफ द कैंडिडेट इंटेंड टू यूज हिज एग्जिस्टिंग अकाउंट फॉर द पर्पस ही शैल सबमिट द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टू द रिटर्निंग ऑफिसर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर। अगर कैंडिडेट चाहे तो वो अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट को भी इस पर्पस के लिए स्पेसिफाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो नॉमिनेशन पेपर जिस वक्त वो रिटर्निंग ऑफिसर को सबमिट करवाएगा उसके साथ उसको अपनी इस अकाउंट की स्टेटमेंट भी रिटर्निंग ऑफिसर को देनी होगी। फिर प्रोवाइजो 2 है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी ट्रांजैक्शन अदर देन इलेक्शन एक्सपेंसेस शैल नॉट बी मेड एक्सक्लूसिवली ओपन और डेडिकेटेड एग्जिस्टिंग अकाउंट फ्रॉम फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर टिल फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस। अब इस अकाउंट के ज़रिए वो सिर्फ इलेक्शन एक्सपेंसेस ही करेगा, कोई दूसरा खर्चा अपने ज़ाती अखराजात इस अकाउंट से वो नहीं कर सकता। और ये रिस्ट्रिक्शन उस पर कब से लगती है? नॉमिनेशन पेपर सबमिट कराने के दिन से लेकर जिस दिन इसने अपनी इन इलेक्शन एक्सपेंसेस की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा करवानी है उस दिन तक इस पर यह रिस्ट्रिक्शन लगी रहेगी कि वो इस अकाउंट से अपना कोई भी पर्सनल खर्चा नहीं कर सकता। सो सेक्शन 133 ने क्या कह दिया? अलग बैंक अकाउंट खोलना होगा या किसी एक बैंक अकाउंट को मखसूस करना होगा, सिर्फ इसी अकाउंट से इलेक्शन अखराजात करने की इजाज़त है और इसमें उतनी ही रकम होगी जो कि बताई गई है, स्पेसिफाई कर दी है। नेक्स्ट है सेक्शन 134। सेक्शन 134 बात करता है रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर इलेक्शन अखराजात की तफसील की बात की गई है कि इसको कब, कैसे और किस फॉर्म पर रिपोर्ट सबमिट करवानी है। सब सेक्शन 1, अ कंटेस्टिंग कैंडिडेट अदर देन द रिटर्न कैंडिडेट शैल सबमिट द रिटर्न ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑन द फॉर्म सी विद इन 30 days ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नेम ऑफ रिटर्न कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में हिस्सा लेता है लेकिन वो कामयाब नहीं होता तो उसको भी अपने इलेक्शन अखराजात की जो तफसील है वो फॉर्म सी पर देनी होगी। फॉर्म सी स्पेसिफाई कर दिया है इस पर्पस के लिए, और ये डिटेल उसने कब देनी है? जिस दिन सक्सेसफुल कैंडिडेट का नाम ऑफिशियल गज़ट में पब्लिश किया जाएगा उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर उसने अपनी ये डिटेल जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेजनी
भेजनी है फॉर्म सी के ऊपर। सब सेक्शन 2, द रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट एंड अ कंटेस्टिंग कैंडिडेट शैल बी सबमिटेड टू रिटर्निंग ऑफिसर ऑन फॉर्म सी। जो कैंडिडेट इलेक्शन जीतता है इसे भी अपने जो इलेक्शन एक्सपेंसेस की डिटेल है वो फॉर्म सी पर रिटर्निंग ऑफिसर को देना होती है। यानी कि सिंपली ये जो फॉर्म सी है ये तमाम उम्मीदवारों के लिए स्पेसिफाई कर दिया है, चाहे वो जीतने वाला उम्मीदवार है या हारने वाला उम्मीदवार है, उन दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो इस फॉर्म सी के ऊपर अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस की एक रिपोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर के पास सबमिट करवा दें। सो सिंपली सेक्शन 133 में क्या बता दिया कि अखराजात की तफसील जमा करवानी ज़रूरी है, फॉर्म सी के ऊपर करवाई जाएगी। विनिंग कैंडिडेट लूजिंग कैंडिडेट दोनों फॉर्म सी के ऊपर करवाएंगे और 30 दिन के अंदर अंदर करवाएंगे। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन 135। सेक्शन 135 बात करता है इंस्पेक्शन ऑफ रिटर्न्स की। अब इस सेक्शन 35 में बात की गई है कि ये जो कैंडिडेट ने अपने इलेक्शन अखराजात की रिपोर्ट जमा करवाई है इसकी इंस्पेक्शन का क्या तरीकाकार है। So, subsection 1, immediately on the receipt, the returns and documents submitted under section 134 shall be sent by the returning officer to the commission and shall for a period of 1 year from the date of receipt by it be open to inspection by any person on payment of the prescribed fee। जब कोई भी कैंडिडेट फॉर्म सी पर अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस की डिटेल जमा करवाता है तो रिटर्निंग ऑफिसर वो तमाम जो डिटेल है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिसीट इसके साथ एनेक्स किए गए हैं वो फ़ौरन इलेक्शन कमीशन को भेज देता है। इलेक्शन कमीशन को मिलने के बाद ये तमाम डॉक्यूमेंट्स 1 साल तक जनरल पब्लिक की इंस्पेक्शन के लिए ओपन होंगे। यानी कोई भी शख्स अगर चाहे तो वो फ़ी जमा करा के इनकी इंस्पेक्शन कर सकता है। सबसेक्शन 2, द कमीशन शैल ऑन एप्लीकेशन मेड इन दिस बिहाफ ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी गिव द कॉपीज ऑफ रिटर्न ऑफ द डॉक्यूमेंट और एनी पार्ट केप्ट देयर अंडर सबसेक्शन 1। पहली बात 1 साल तक वो जनरल पब्लिक के लिए ओपन होंगे इंस्पेक्शन के लिए। इसके अलावा अगर कोई शख्स एप्लीकेशन देता है और साथ ही साथ फ़ी भी सबमिट करवाता है तो इलेक्शन कमीशन इसे इस इलेक्शन एक्सपेंसेस की जो डिटेल है उसकी एक कॉपी प्रोवाइड कर सकती है, पूरी की पूरी या उसका कुछ हिस्सा जो भी उसने अपनी एप्लीकेशन में डिमांड किया है। सो सेक्शन 135 ने किस लिए बताया, ताकि ट्रांसपेरेंसी को जो है इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाए और जनरल पब्लिक जो है वो इलेक्शन अखराजात का जायज़ा ले सकें। नेक्स्ट है सेक्शन 136 जो कि बात करता है एक्शन रिलेटिंग टू इलेक्शन एक्सपेंसेस। अब इस सेक्शन में इलेक्शन कमीशन को ये पावर्स दी गई हैं कि वो उम्मीदवारों के इन अखराजात की स्क्रूटनी करे और अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। So subsection 1, the commission shall in accordance with such procedure as may be prescribed but within 90 days from date of submission of return of election expenses scrutinize or cause to be scrutinized the return of election expenses submitted by each contesting candidate including the returned candidate। इलेक्शन कमीशन हर उम्मीदवार चाहे वो जीतने वाला है या हारने वाला है उन दोनों की तरफ से जो अखराजात की तफसील फॉर्म सी पर जमा करवाई गई है उनको 90 दिन के अंदर अंदर उनकी स्क्रूटनी करेगा। अगर इलेक्शन कमीशन खुद ना कर सके तो वो किसी भी मुतलका ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है इसकी स्क्रूटनी के लिए। सबसेक्शन 2, इफ द कमीशन फेल्स टू फाइनलाइज द स्क्रूटनी ऑफ एनी रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस within 90 days, the return of election expenses shall be deemed to be scrutinized and accepted as correct। अगर कमीशन 90 दिन के अंदर अंदर इसकी स्क्रूटनी कंप्लीट ना करे तो ये जो अखराजात हैं वो दुरुस्त कंसिडर किए जाएंगे, यानी कि वो रिपोर्ट जो है वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी। सबसेक्शन 3, वेयर आफ्टर द स्क्रूटनी ऑफ द रिटर्न्स द कमीशन इज ऑफ द व्यू दैट कैंडिडेट हैज एक्टेड इन कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 132, द कमीशन शैल डायरेक्ट एन ऑथराइज्ड ऑफिसर टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट सच कैंडिडेट फॉर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ करप्ट प्रैक्टिस।
अगर स्क्रूटनी के बाद ये पता चले कि किसी उम्मीदवार ने सेक्शन 132 जिसमें एक लिमिट बताई गई थी उसकी खिलाफ वर्जी की है, तो इलेक्शन कमीशन एक ऑफिसर को हुक्म दे सकता है कि वो इसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करे और ये कंप्लेंट जो है वो करप्ट प्रैक्टिस के ऑफेंस के तौर पर फाइल की जाएगी। सबसेक्शन 4, where a contesting candidate fails to file a requisite returns within the specified period, the returning officer shall cause a notice to be issued to such candidate, calling upon him to show cause why proceedings may not be initiated against him for the failure to file the requisite return, and if despite service of the notice, the returning officer shall report the matter to the commission. अगर कोई कैंडिडेट अपने अखराजात की तफसील फॉर्म सी पर जमा नहीं करवाता तो रिटर्निंग ऑफिसर इसे एक शोकाज नोटिस देगा कि क्यों ना इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और अगर इस शोकाज नोटिस के बाद भी वो रिपोर्ट जमा नहीं करवाता तो रिटर्निंग ऑफिसर इस मैटर को इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करेगा। सबसेक्शन 5, ऑन द रिसीट ऑफ रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 4 द कमीशन शैल इशू द नोटिस कॉलिंग अपॉन द कैंडिडेट शुड शो कॉज एज टू व्हाई अ कंप्लेंट may not be filed against him for failure to file requisite return. इलेक्शन कमीशन इस रिपोर्ट पर हर उस उम्मीदवार को नोटिस देगा जिसने इलेक्शन एक्सपेंसेस की रिपोर्ट जमा नहीं कराई, यानी कि उसको एक फाइनल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो एक्सप्लेनेशन आकर दे कि क्यों ना उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की जाए। सबसेक्शन 6, द कैंडिडेट में फाइल एन एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग द रिटर्न्स along with the return, and commission may condone the delay if it is satisfied that the failure was made in good faith due to circumstances beyond the control of candidate and accept the return. अगर उम्मीदवार देर से अपनी ये इलेक्शन एक्सपेंसेस की रिपोर्ट जमा करवा रहा है तो वो साथ में एक एप्लीकेशन दे सकता है कि ये जो डिले हुआ है ये गुड फेथ में हुआ है, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी जो कि इसके कंट्रोल में नहीं थी जिसकी वजह से वो ये रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सका था। अगर इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो वो इस डिले को कंडोन कर सकता है और इसकी इस रिपोर्ट को जो है वो एक्सेप्ट भी कर सकता है। बट सबसेक्शन 7 कहता है इन केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले द कमीशन शैल डायरेक्ट एन ऑथराइज्ड ऑफिसर टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट सच कैंडिडेट फॉर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ इलीगल प्रैक्टिस। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाई नहीं होता, वो इसकी इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है, यानी कि कंडोनेशन ऑफ डिले को एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो कंसर्न्ड ऑफिसर को हुक्म देगा कि इसके खिलाफ इलीगल प्रैक्टिस के ऑफेंस के अंडर कंप्लेंट फाइल की जाए। सो सिंपली इस सेक्शन के अंदर क्या बताया गया है कि कैंडिडेट के लिए अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस की डिटेल सबमिट करवाना कितनी ज़रूरी है। अगर वो नहीं करवाएगा तो उसके खिलाफ बाकायदा कंप्लेंट फाइल की जाएगी। नेक्स्ट है सेक्शन 137 जो कि बात करता है सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। अब इस सेक्शन के अंदर जो भी सेनेट और असेंबली के मेंबरान हैं उनके असासे और जो लाइबिलिटीज़ हैं उनके सालाना बयान को बताया गया है। Every member of Assembly and Senate shall submit to the Commission on before 31st December a copy of his statement and shall submit his assets and liabilities of his spouse and dependent children on 30th date of June on Form B. हर कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट का मेंबर हर साल 31 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन में अपने असासाजात और जो भी लाइबिलिटीज़ हैं उनका बयान फॉर्म बी पर जमा करवाएगा। अब फॉर्म बी को एसेट और लाइबिलिटीज़ के लिए स्पेसिफाई कर दिया है। अब इस बयान के अंदर वो अपनी बीवी और जो उसके ज़ेरे कफालत बच्चे हैं उनके असासे और वाजिबात की डिटेल भी बताएगा, और ये जो स्टेटमेंट है वो 30 जून की फाइनेंशियल जो लाइबिलिटीज हैं उनके मुताबिक सबमिट करवाया जाएगा। नेक्स्ट है द कमीशन ऑन फर्स्ट डे ऑफ जनवरी ईच ईयर थ्रू अ प्रेस रिलीज शैल पब्लिश द नेम ऑफ मेंबर्स हु फेल्ड टू सबमिट द रिक्विजिट स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड। अब जो मेंबर्स चाहे वो सेनेट के हैं या असेंबली के हैं वो 31 दिसंबर तक अपना बयान जमा नहीं करवाते तो उनका नाम इलेक्शन कमीशन हर साल 1 जनवरी को एक प्रेस रिलीज के जरिए पब्लिश करेगा कि इन्होंने अब तक अपनी स्टेटमेंट जो है वो सबमिट
सबमिट नहीं करवाई। सबसेक्शन 3, द कमीशन शैल ऑन 16 day of January by an order suspend the membership of a member of Assembly and Senate who fails to submit the statement of assets and liabilities by 15 day of January, and such member shall cease to function till he files a statement of assets and liabilities। अगर कोई मेंबर 15 जनवरी तक भी अपनी स्टेटमेंट सबमिट नहीं करवाता तो फिर नेक्स्ट डे इलेक्शन कमीशन उसकी मेंबरशिप को सस्पेंड कर देगा, यानी कि जब तक वो अपनी स्टेटमेंट जमा नहीं करवाता वो मेंबर के तौर पर काम नहीं कर सकता। सबसेक्शन 4, वेयर अ मेंबर सबमिट द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज अंडर दिस सेक्शन विच इज फाउंड टू बी फॉल्स इन मटेरियल पर्टिकुलर, ही मे विद इन 120 days फ्रॉम डेट ऑफ सबमिशन बी प्रोसीडेड फॉर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ करप्ट प्रैक्टिस। अगर किसी मेंबर ने जो स्टेटमेंट जमा करवाई है उसमें कोई झूठा या गलत बयान दिया है, यानी उसमें कोई इंफॉर्मेशन कंसील की गई है, तो इलेक्शन कमीशन इस मेंबर के खिलाफ 120 दिन के अंदर अंदर करप्ट प्रैक्टिस के ऑफेंस में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है। इस सेक्शन का मकसद क्या था कि पार्लियामेंट के जितने भी मेंबरान हैं वो अपने हर एसेट्स और लायबिलिटीज़ के जवाबदेह हैं। अगर कोई मेंबर झूठ बोलता है या बयान जमा नहीं करवाता तो फिर उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 138 जो कि बात करता है पब्लिकेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब इन असासों और वाजिबात के जो बयानात हैं उनकी पब्लिकेशन की बात की गई है। सेक्शन क्या कहता है, द कमीशन शैल पब्लिश इन द ऑफिशियल गजेट द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिसीव्ड बाय इट एंड एनी पर्सन मे ऑब्टेन द कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी। इलेक्शन कमीशन जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बयानात जो अंडर सेक्शन 137 सबमिट किए गए हैं, जब इलेक्शन कमीशन को ये स्टेटमेंट मिलती है तो वो उन्हें ऑफिशियल गज़ट में पब्लिश करेगा। कोई भी शख्स फ़ी जमा कराने के बाद जो भी फ़ी इलेक्शन कमीशन ने फिक्स की है वो इन स्टेटमेंट की कॉपीज़ जो है वो हासिल कर सकता है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन चैप्टर 8 के ऊपर, जिसमें हमने चैप्टर 8 को पूरा कवर किया और इलेक्शन एक्सपेंसेस की डिटेल को डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।